नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज एक मंच पर दिखाई देंगे। कार्यक्रम है दिल्ली सरकार की मैथिली भोजपुरी अकादमी के बिहार सम्मान दिवस का। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में मंच साझा करने के बाद अरविंद केजरीवाल भी बिहार में जाकर नीतीश कुमार के साथ मंच साझा कर सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में लालू यादव और कांग्रेस के साथ नहीं दिखना चाहती। शत्रुघ्न सिन्हा नीतीश कैबिनेट ने पटना के राजेंद्र नगर के राजकीय स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रशिक्षण कॉलेज का नाम बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के पिता भरत प्रसाद सिन्हा के नाम पर रखने का फैसला किया। राजनीतिक जानकार इसे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की मुलाकात से जोड़कर देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश ने मुलाकात के बाद शत्रुघ्न सिन्हा के लिए दरियादली दिखाई। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा के पिता इस कॉलेज के 1951 और 1959 तक प्रिंसिपल भी रह चुके थे। देर रात पुणे के FTII संस्थान में पुलिस के आने से हंगामा मचा गया। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में 5 छात्रों को गिरफ्तार किया, जबकि 17 के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की। छात्रों को गिरफ्तारी से उनके साथी भड़क उठे और वो रात को ही सड़कों पर उतर आए, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस स्टेशन का घेराव भी किया। गिरफ्तार छात्रों को छुड़ाने की मांग भी करने लगे। दरअसल मंगलवार को FTII के डायरेक्टर ने हॉस्टल में रह रहे अवैध रूप से छात्रों पर कार्रवाई की तो छात्र गुस्से में आए और उन्होंने डायरेक्टर को बंधक बना लिया। छात्रों को पकड़ने को लेकर फिल्म जगत की कई हस्तियां अनुभव सिन्हा, रसूल पुट्टी और विशाल ददलानी जैसे लोग ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि प्रशासन तानाशाह हो गई है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में बीती रात फिर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। पुंछ के शाहपुर सेक्टर में रात से लेकर सुबह तक गोलीबारी होती रही। रिहायशी इलाके को निशाना बनाकर हुई फायरिंग में स्थानीय लोगों ने यहां पे फसल बर्बाद होने की भी शिकायत की। पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग की वजह से इलाके के लोग दहशत में हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार दिल्ली के लोधी रोड शमशान घाट पर होगा। राष्ट्रपति जी की पत्नी पिछले कुछ दिनों से बीमार थीं। मंगलवार सुबह 10:51 पर उनका निधन हुआ। शुभ्रा मुखर्जी 9 दिन से ICU में थी। उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। राष्ट्रपति भवन के ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी गई। उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था। शुभ्रा मुखर्जी का जन्म बांग्लादेश के नरैल में हुआ था। 10 साल की उम्र में वह पूरे परिवार के साथ कोलकाता आ गई थीं। 58 साल पहले 13 जुलाई 1957 को उनकी शादी प्रणब मुखर्जी से हुई थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी ने के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बांग्लादेश की PM शेख हसीना आज दिल्ली पहुंच रही हैं। देर रात बंगाल की CM ममता बनर्जी राष्ट्रपति भवन पहुंची और राष्ट्रपति की पत्नी को श्रद्धांजलि दी। इससे पहले मंगलवार शाम को PM नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत सैकड़ों राजनेताओं ने राष्ट्रपति भवन जाकर शुभ्रा मुखर्जी को आखिरी विदाई दी। लोधी रोड शमशान घाट पर आज होने वाले प्रणब मुखर्जी की पत्नी के अंतिम संस्कार को लेकर होने वाले VVIP मूवमेंट के मद्देनजर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक रूट में बदलाव किए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने लाला लाजपत राय मार्ग से मूलचंद फ्लाईओवर और लोधी रोड तक के रास्ते पर सुबह 11:30 8 बजे से लेकर करीब 11:30 तक ना जाने की अपील की है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को दक्षिणी दिल्ली से सेंट्रल दिल्ली जाने के लिए अरविंदो मार्ग, भीष्म पितामह मार्ग, मथुरा रोड और रिंग रोड इस्तेमाल करने की सलाह दी है। मुंबई सहित कई बड़े शहरों में प्याज 80 रुपये प्रति किलो के दर पर बिक रहा है। प्याज की आवक में आई भारी गिरावट की वजह से प्याज की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं। सरकार प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन बावजूद इसके बाजार में आपूर्ति कम होने की वजह से कीमतें कम नहीं हो रही। प्याज की कीमतों के बढ़ने के साथ ही जमाखोरी का भी अब खतरा बढ़ गया है। वहीं महंगी हो रही सब्जियों के बीच आसमान छू रहे प्याज की कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लखनऊ में भी प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। प्याज यहां पे 60 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। प्याज की कीमतों में आए इस उछाल के पीछे बड़ी वजह प्याज की आवक में कमी बताई जा रही है। एशिया में प्याज की सबसे बड़ी मंडी लासलगांव में प्याज 45 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। इसी लासलगांव से प्याज देश के कई राज्यों में सप्लाई होता है। पिछले 15 दिनों से प्याज की आवक में बड़े पैमाने पर गिरावट है। व्यापारियों के मुताबिक सूखे की वजह से प्याज की फसलें भी बर्बाद हुई हैं और उसके बाद बारिश ने रही सही कसर को पूरा कर दिया।
श्रीनगर में प्याज की कीमत 60 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। सब्जी बेच रहे दुकानदारों के मुताबिक प्याज थोक मंडी में ही 55 से 57 रुपए प्रति किलो की दर से मिल रही है, जिसके चलते खुदरा में आम आदमी तक प्याज 60 रुपए किलो में मिल पा रहा है। वहीं प्याज विक्रेताओं का कहना है कि अगर कुछ और दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहे तो आने वाले दिनों में प्याज की कीमत और बढ़ सकती है। एनआईए ने उधमपुर से जिंदा पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी नवेद का मंगलवार को पॉलीग्राफी टेस्ट किया। सूत्रों का कहना है कि उसने माना है कि वो पाकिस्तानी है और उसे सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए भारत भेजा गया था। सूत्र ये भी बताते हैं कि नावेद ने पॉलीग्राफी टेस्ट में ये बताया है कि हाफिज सईद के बेटे तलहा ने हमले की पूरी साजिश रची और उसका हैंडलर अबू कासिम था। आतंकी नावेद ने माना है कि लश्कर 2 ट्रेनिंग कैंप में गया था, जहां उसे हाफिज सईद के लोगों ने ट्रेनिंग दी। उसने ये भी बताया कि उसे भारत पर हमला करने के लिए उकसाया गया। सूत्र बताते हैं कि नावेद ने पीओके में चल रहे कई आतंकी कैंपों में जानकारी दी है। जब 25 अगस्त को नावेद को दिल्ली की स्पेशल न्याय कोर्ट में पेश करना होगा तो ये महत्वपूर्ण जानकारी भी सामने होगी। उधमपुर में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकी नावेद से पूछताछ के बाद एनआईए ने उसके 2 साथी आतंकियों का स्केच भी जारी किया है। ये दोनों आतंकी नावेद के साथ ही पाकिस्तान से भारत दाखिल हुए थे। नावेद के एक साथी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, लेकिन अब बाकी दोनों की तलाश स्केच के आधार पर जारी है। इन दोनों आतंकियों के नाम जरगाम उर्फ मोहम्मद भाई और अबू उकाशा बताया जा रहा है। भारत पाक के बीच होने वाली वार्ता के सिलसिले में अलगाववादियों को बुलाने की चाल पाकिस्तान ने फिर से चला दी है। पाकिस्तान हाई कमीशन ने 23 अगस्त को अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया। 23 अगस्त को ही भारत के बीच पाक एनएसए स्तर की बातचीत दिल्ली में होनी है, यानी कि बातचीत टेबल आने से पहले ही पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा फिर से गर्म कर दिया। पिछले साल भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच सचिव स्तर की बातचीत होनी थी, तब भी पाक हाई कमीशन ने अलगाववादियों को बातचीत के लिए बुलाया था। इससे नाराज भारत ने सचिव स्तर की वार्ता को रद्द किया था। भारत पाकिस्तान के बीच एनएसए स्तर की बातचीत से पहले मंगलवार को पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने पाक पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात की। इस बैठक में पाकिस्तान के एनएसए सरताज अजीज और आईएसआई के चीफ भी शामिल रहे। माना जा रहा है कि मुलाकात बैठक के लिए पाकिस्तानी एजेंडा तय करने के लिए रखी गई थी। इधर भारत में सीमा पर फायरिंग को लेकर एनएसए बैठक का विरोध हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद दिल्ली पुलिस यहां पे चौकस हो गई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की। सोमवार को पुलिस को ये ईमेल मिला था, जिसके बाद मंगलवार को पुलिस और बम स्क्वाड ने सुप्रीम कोर्ट की बारीकी से तलाशी ली। सुरक्षा के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में सेंसिटिव जगहों पर लॉ इंटर्न्स की भी एंट्री बंद कर दी गई है। कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में पुलिस पार्टी पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया, जबकि शारीरिक रूप से विकलांग एक शख्स की भी मौत हो गई। हमले के बाद आतंकी पुलिस वाले की राइफल लेकर भाग गए। पिछले 2 हफ्ते में सुरक्षा बलों और पुलिस वालों पर आतंकी हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यूपी के सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। सरकारी स्कूलों में टीचरों की गुणवत्ता को लेकर एक सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अगर सरकारी अधिकारियों और नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें तो इससे स्कूलों की गुणवत्ता अपने आप सुधर जाएगी। इस मामले में हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते में सरकार से हलफनामा देने को कहा। दरअसल राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गिरावट को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई थी। दहेज आरोप में फंसी सुखविंदर कौर उर्फ राधिमा से मुंबई पुलिस आज पूछताछ करेगी। ये पूछताछ सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक हो सकती है। राधिमा को बॉम्बे हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर अग्रिम राहत 27 अगस्त तक की है, लेकिन उन्हें इस दौरान हर बुधवार को कांदिवली पुलिस स्टेशन में हाजिर होना है। बता दें कि 32 साल की महिला ने सुखविंदर कौर उर्फ राधिमा पर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराया है। उसका कहना है कि राधिमा के उकसाने पर ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। राधिमा की मुसीबत कम होती नजर नहीं आ रही। लुधियाना में एक एनजीओ ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए राधिमा के खिलाफ केस दर्ज किया। नोएडा में फ्लैट खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने इको सेंसिटिव जोन पर ड्राफ्ट रिपोर्ट मंजूर कर ली है। सरकार 1 हफ्ते में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। इस बात की जानकारी पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दी। जावड़ेकर ने बताया कि सरकार ने पक्षी विहार के 3 तरफ 100 मीटर का क्षेत्र ही इको सेंसिटिव रखा है। सेंचुरी के एक ओर जहां पे 1.27 किलोमीटर का क्षेत्र इको सेंसिटिव क्षेत्र माना जाएगा। आपको बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सेंचुरी के 10 किलोमीटर के दायरे में कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई है। एनजीटी के आदेश से 54,000 फ्लैट का पोजेशन अटका हुआ था और बिल्डर्स को यहां पे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा था। वन रैंक वन पेंशन के लिए जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे पूर्व सैनिकों से पीएम मोदी ने के प्रधान सचिव के जरिए अपील की गई है कि 10 दिनों के अंदर वो अनशन अपना तोड़ दें।
हालांकि पीएम की अपील के बावजूद पूर्व सैनिकों ने अनशन जारी रखा है। मंगलवार को एक और पूर्व सैनिक संगठन आमरण अनशन पर शामिल हो गया। सुबह ये भी खबर आई है कि पीएम 23 या फिर 24 अगस्त को अनशन पर बैठे सैनिकों से मुलाकात भी कर सकते हैं। इस बीच मंगलवार को दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर ने 14 अगस्त को पूर्व सैनिकों के साथ किए गए बर्ताव पर माफी भी मांगी। सीएजी ने दिल्ली में बिजली कंपनियों की बड़ी चोरी पकड़ी है। अपनी जांच में सीएजी ने पाया कि बिजली कंपनियों ने अपना घाटा 8,000 करोड़ बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। 2 पेज की अपनी गोपनीय रिपोर्ट में सीएजी ने दावा किया कि दिल्ली में बिजली बांटने वाली कंपनियों ने आंकड़ों में बड़ा फर्जीवाड़ा किया है। दूसरे राज्यों और केंद्र से जानबूझकर महंगी बिजली खरीदी, अपनी कमाई को कम दिखाया। सीएजी की रिपोर्ट से आम आदमी पार्टी के उस दावे को बल मिलता है कि दिल्ली में बिजली की दरें न्याय संगत नहीं है। केजरीवाल की 49 दिनों की सरकार में ही उन्होंने बिजली कंपनियों के ऑडिट के लिए सीएजी को लिखा था। सीएजी ने रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि दिल्ली में बिजली सस्ती होने की गुंजाइश है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में चट्टान गिरने से मणिकर्ण गुरुद्वारे को काफी नुकसान हुआ। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई, 11 लोग घायल हुए। मणिकर्ण साहिब गुरुद्वारे की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पर चट्टानें किस तरह से और किस रफ्तार से गिरी हैं। एक के बाद एक 4 मंजिलें बुरी तरह से बर्बाद हो गई। मुख्य गुरुद्वारा पूरी तरह सुरक्षित है। पत्थर गिरने की आशंका के मद्देनजर पूरे गुरुद्वारे को खाली कराया गया। बताया जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से चट्टानें खिसकी और पीछे की तरफ से गुरुद्वारे के रिहायशी हिस्से पर जा गिरी। हादसे के बाद फौरन राहत का काम शुरू हुआ और मलबे में फंसे लोगों को निकाला गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जहां भी जाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हैं। मंगलवार को अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम पर निशाना साधा। राहुल ने तंज कसते हुए कहा कि और लोगों से पूछा कि यहाँ सूट बूट किसी ने पहना है क्या। उन्होंने कहा कि सूट बूट वाले सिर्फ दिल्ली में ही मिलते हैं। सरकार सूट बूट की सरकार है, हमें तो शर्ट की कुर्ता पैजामे की सरकार चाहिए। 2 दिनों के लिए अमेठी के दौरे पर गए राहुल गांधी ने स्थानीय किसानों के साथ चौपाल की। चौपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वह देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। मोदी विदेशों में जाकर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। भूमि अधिग्रहण बिल पर राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस इसका विरोध संसद से लेकर सड़क तक करेगी। मोदी पर झूठे वादे करने का आरोप भी लगाया और कहा कि उनमें कोई दम नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम चुनाव के दौरान पैकेज देने की बात करते हैं, यूपी में भी ऐसे वादे करेंगे। सेना के जवान अनशन पर हैं, उनके लिए पैसा नहीं है, पर चुनावी घोषणा के लिए पैसा आ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपने बिहार दौरे में राज्य की जनता को बड़ी सौगात दी। आरा में पीएम ने बिहार के लिए 1,65,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। इसमें 1,25,000 करोड़ का विशेष पैकेज है, जबकि 40,000 करोड़ की मदद अलग से दी गई है। इस मौके पर पीएम ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया। बिहार में अपनी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि पिछले भाषण में जब उन्होंने बिहार को बीमारू राज्य बताया था तो नीतीश नाराज हो गए थे। तब नीतीश ने कहा था कि बिहार अब बीमारू नहीं है। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर नीतीश को लगता है कि बिहार बीमारू राज्य नहीं है तो वो उनकी इस बात का स्वागत करते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वो बार बार केंद्र से मांगते क्यों हैं। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों के लिए कई योजनाएं लेकर आई है और ये योजनाएं आने वाले दिनों में बिहार की तस्वीर बदल देगी। बिहार चुनाव के मद्देनजर आरा के बाद पीएम मोदी ने सहरसा में रैली की। यहां भी उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा कि बिहार में दबे पांव जंगल राज की वापसी हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीएम ने बिहार को विशेष पैकेज देने का ऐलान किया वो ऐसा था जैसे कि बिहार की बोली लग रही हो। सीएम नीतीश ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि पीएम तथ्य कहां से लाते हैं। नीतीश ने कहा कि बिहार ने हर फ्रंट पर विकास किया है, लेकिन वो पीएम को दिखता नहीं। नीतीश ने कहा कि राज्य सरकार ने अपना पैसा पूरा खर्च किया, लेकिन जो पैसा खर्च नहीं हुआ वो केंद्र के कोटे का है। एक बार फिर नीतीश ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए ताकि यहाँ निवेश बढ़ सके। 1.25 लाख करोड़ के पैकेज पर उन्होंने कहा कि मोदी जी ने ऐलान तो बहुत से कर दिए, लेकिन ये साफ नहीं किया कि ये काम कब तक होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू और आरजेडी में हुए सीट समझौते को लेकर घमासान फिर से मच गया है। अररिया के आरजेडी सांसद तस्लीमुद्दीन ने इस सीट बंटवारे पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि आरजेडी को 145 सीटें मिलनी चाहिए और पार्टी को सीमांचल और कोसी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हंगामा और आंदोलन होगा। बता दें कि विधानसभा की 243 सीटों में आरजेडी और जेडीयू के बीच 100 सीटों का बंटवारा हुआ है। मुंबई पुलिस ने सीएम ऑफिस के निर्देश पर अमेरिकी महिला के सामने अश्लील हरकत करने वाले शख्स के खिलाफ केस दर्ज किया। महिला ने आरोपी की फोटो ट्वीट की है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। बोकारो पावर सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड को उड़ाने की धमकी के बाद यहां पे बोकारो पुलिस ने उसकी सुरक्षा बढ़ा दी। बोकारो के अन्य औद्योगिक इकाई की भी जांच के आदेश दिए गए।
एसपी वाईएस रमेश की माने तो सीआईएसएफ के द्वारा सूचना दी गई थी कि बीपीएससीएल के एक ऑपरेटर को इंटरनेशनल कॉल से धमकी मिली है कि संयंत्र में बम रखा गया है और उसे उड़ा दिया जाएगा। इसकी सूचना पर संयंत्र की जांच की गई और इसके अलावा बोकारो के अन्य क्षेत्रों में भी जांच की जा रही है। एसपी की माने तो ये फेक कॉल थी, लेकिन फिर भी चौकसी बरती जाएगी। इंदिरा बिहार में दी जाने वाली इंदिरा आवास योजना में 50% की कटौती पर सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री ने नाराजगी जताई। ग्रामीण विकास मंत्री सरवन कुमार ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर केंद्र का यही रुख रहा तो 2022 और 2050 तक सबको घर देने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री ने इसे गरीबों के साथ खिलवाड़ बताते हुए कहा कि बिहार को 75 लाख इंदिरा आवास की जरूरत है। झारखंड के नक्सल प्रभावित खूंटी जिले में मंगलवार को नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में रांची के एसएसपी प्रभात कुमार और उनका बॉडीगार्ड घायल हो गया, जबकि एसएसपी का ड्राइवर शहीद हो गया। मुठभेड़ में एक नक्सलियों का सब जोनल कमांडर भी मारा गया, जिसके पास से AK-47 बरामद हुई। शहीद हुए जवान के परिजनों को तत्काल 10 लाख रुपए की राशि देने का राज्य सरकार ने ऐलान किया। रघुवर दास घायल एसएसपी प्रभात कुमार को देखने मुख्यमंत्री रघुवर दास अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायल एसएसपी का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने घटना की कड़ी निंदा की। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं, ये बात कही। मुख्यमंत्री ने शहीद ड्राइवर जवान को 10 लाख मुआवजा, इंश्योरेंस का 12 लाख रुपए और किसी आश्रित को नौकरी देने की घोषणा के साथ ही शहीद के बच्चों की पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार के जिम्मे सौंपी। जींद के सुभाष नगर में रहने वाले विपुल गर्ग ने AIPMT परीक्षा में देश के इस परीक्षा में सबसे पहला स्थान हासिल किया। विपुल की इस उपलब्धि पर पूरा परिवार गर्व महसूस कर रहा है। विपुल के घर में खुशियों का माहौल है। विपुल की इस उपलब्धि के बाद विपुल के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। विपुल के घर वालों की माने तो शुरू से ही पढ़ने में विपुल होनहार था, जिसके चलते उसे परिवार ने फ्री मेडिकल कोचिंग के लिए दिल्ली भेजा और बेटे ने भी अपने माता पिता को निराश नहीं किया और AIPMT में टॉप किया। गुड़गांव में एक बार फिर से पानी के सैंपल फेल हुए। गुड़गांव के स्वास्थ्य विभाग ने कुछ कॉलोनियों की अलग अलग जगह से 14 पानी के सैंपल लिए, जिनको जांच के लिए लैबोरेटरी भेजा गया और वो तय मानकों पर खरे नहीं उतरे। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी 3 बार पानी यानी कि पीने के पानी के सैंपल फेल हुए हैं। उसमें भी करीब आधे से ज्यादा पानी पीने लायक नहीं पाया गया। सैंपल फेल होने से साफ है कि गुड़गांव का पानी पीने लायक है नहीं, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। कोलंबो में टीम इंडिया ने दूसरे टेस्ट मैच से पहले आज जमकर अभ्यास किया। टीम इंडिया रविवार को कोलंबो पहुंचने के बाद सोमवार को बारिश के कारण अभ्यास नहीं कर पाई थी। पहले टेस्ट मैच में चोट के कारण नहीं खेल पाने वाले मुरली विजय पूरी तरह से फिट हो गए हैं। बता दें कि मुरली विजय अनफिट होने के चलते श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हो गए थे। शाहिद कपूर और आलिया भट्ट आने वाली फिल्म शानदार का ट्रेलर काफ़ी धूम मचा रहा है। इसका ट्रेलर जारी होने के बाद 7 दिन में YouTube पर इसे 50 लाख लोग देख चुके हैं। अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी हालिया प्रदर्शित फिल्म ब्रदर्स की बॉक्स ऑफिस कमाई में से खुश हैं। बता दें कि फिल्म ने अपने महज 3 दिन के कारोबार में 50 करोड़ का आंकड़ा पार किया।